हेलो स्टूडेंट्स, नायरा फिजिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और सारे कंटेंट को है मेहनत से लाया जाता है। तो आप जरूर वीडियो को देखिए, ठीक है, अपने समझदारी के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, सीखने के लिए भी। और देखिए, आपको बता रहे कि वर्क एनर्जी एंड पावर का ये जो पार्ट है 8 पार्ट होने वाला है। पार्ट 7 में आपको पढ़ाया जा चुका है। पूरी तरह से पावर टॉपिक लिया गया, पूरा पावर का अच्छा टाइप का न्यूमेरिकल है जो जेई के लेवल का न्यूमेरिकल है, और आप जरूर उसको पढ़िए, बहुत अच्छे लेवल का है। तो आज भी हम लोग क्लास करने वाले हैं जिसमें हमारा टॉपिक है कॉलिजन, टक्कर जिसे हम लोग बोलते हैं। अब देखिए क्या है टक्कर के बारे में, हम लोग जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सबको पढ़ेंगे। कॉलिजन क्या है कि जब दो बॉडी आपस में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोलाइड्स करते हैं तो हम उसको कॉलिजन कहते हैं। टकराते हैं जब दो वस्तुएं तो उसको कॉलिजन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है ना, एक एक चीज आपको बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है कि इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। टाइप से ही स्टार्ट कर दे रहे हम लोग, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है स्टूडेंट्स? इलास्टिक कॉलिजन में बहुत सिंपल सी बात है कि इलास्टिक कॉलिजन में आपको याद रखना है कि जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, है ना, आपको याद रखना है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो आपका कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, कंजर्व्ड। इसके बाद जो है काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी भी आपको इसमें, क्योंकि कॉलिजन हो रहा है, जब वस्तुएं चलेगी तब तो कॉलिजन होगा, एक ही जगह पे रहेगा तो कॉलिजन तो होने वाला है नहीं। इसका मतलब कि वस्तुएं चलती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? कंजर्व्ड होती है। तो आपको बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तब क्या डिफिनेशन लिखेंगे? द कॉलिजन इन विच इफ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड देन सच कॉलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। ऐसे कॉलिजन को इलास्टिक कॉलिजन कहा जाता है। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वो इलास्टिक कॉलिजन का एग्जाम्पल है एक तरह से, समझ गए कि नहीं? और एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन मतलब कि क्या बोलते हैं, सिंपल आपको एग्जांपल में बता रहा हूं। इस तरह से देखिए, अगर इस बॉल को मैं यहां से ड्रॉप करूंगा तो यहां पर आएगा, कोलाइड करेगा, ठीक है, इस जगह पर कोलाइड करेगा। अब कोलाइड करके ऐसे रीबाउंड होगा, तो या अगर वस्तु यहीं पर वापस आ जाती है, इतना ही हाइट को गेन कर लेती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। समझ गए? लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉस आ जाती है। फिर भी एक हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे इलास्टिक कॉलिजन का, और एक इसके बाद पढ़ेंगे एक इलास्टिक कॉलिजन का थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो कॉलिजन के सारे जो माने चीजें हैं, जो भी मतलब फॉर्मूला है, सब चीज आपको आज आज के क्लास में कवर कराई जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो आप लोग समझिए, इलास्टिक कॉलिजन जो कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, या बिलियर्ड बोर्ड्स का जो एग्जाम्पल होता है जिसमें स्ट्राइक किया जाता है, तो वो भी आपका कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन के रूप में माना जाता है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन थ्योरेटिकली जो होता है, आपको जो एटॉमिक माने एटम्स जो होते हैं, एटॉमिक कॉलिजन मान लीजिए आप लोग, ये एटम्स और एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो उसको हम लोग मानते हैं कि वहां पे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है, क्योंकि जितना की स्पीड से जाता है उतना ही की स्पीड से वापस आ जाता है उसमें, ठीक है। इस प्रकार से होता है। इन इलास्टिक कॉलिजन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट यहीं पर रह जाएगा, आप देखिएगा कि बॉल को जब आप ऐसे ड्रॉप करते हैं ना यहाँ पर, तो क्या होता है कि बॉल ऐसे कुछ हाइट तक जाएगा, पूरा हाइट गेन नहीं कर पाता है। समझ गए कि नहीं? तो हम लोग उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन के नाम से जानते हैं। अगर पूरा हाइट गेन करेगा तो इलास्टिक, नहीं करेगा तो इन इलास्टिक कॉलिजन। और एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है कि वस्तुएं आपस में टकराएंगे और टक्कर के बाद एक साथ ही चल देंगे। जैसे इस प्रकार से, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है M1 और ये है आपका M2, ये जाएगा इसको से और इस जगह पर मान लीजिए कोलाइड कर जाएगा। अब कोलाइड करने के बाद जो है ना, बाद में दोनों वस्तुएं साथ में ही जाएंगे। जब भी जाएंगे तो दोनों वस्तुएं साथ में ही जाएंगे, तो दोनों का स्पीड भी क्या होगा? सेम हो जाएगा, दोनों का स्पीड भी सेम हो जाएगा। दिस इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ऐसे होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक बढ़िया फेयर टाइप का पढ़ेंगे ढंग का, ये सब आपको एग्जाम्पल बता दिए, थोड़ा सा आप समझा कीजिए इसको। चलिए, तो ये होता है। अब ये अगर होता है तो इसका फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट करेंगे सारा कहानी को। तो इलास्टिक कॉलिजन इसको बोला जाता है, और इसके बाद होता है हमारा एक, जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा नंबर लिखेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन या परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो हम लोग लिखेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन, है ना। तो इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? तो आपको बहुत सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है इस प्रकार से कि इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऑब्जेक्टिव में यही सवाल पूछा जाता है कि कौन सा कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो दोनों टाइप के कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, बट काइनेटिक एनर्जी, कौन सा कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है? तो इन इलास्टिक कॉलिजन में नॉट कंजर्व्ड।
ठीक है, नॉट कंजर्व्ड, कंजर्व नहीं होता है, मतलब इसमें कुछ लॉस होता है, लॉस होता है। तो लॉस होता है तो किस फॉर्म में होता है, तो साउंड एनर्जी के रूप में, है ना, साउंड एनर्जी के रूप में लॉस होता है। या फिर आपका हीट एनर्जी हो गया, फ्रिक्शन के कारण आपस में हीट जनरेट हो जाएगा, जब वस्तुएं टकराएंगे तो वहां पर जो हीट एनर्जी आ रही है, तो आप पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है तो इनटू साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है तो इनटू हीट एनर्जी, तो इस तरह से फॉर्म में लॉस होता है। समझ गए कि नहीं? तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखना है कि इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन, इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन लीनियर मोमेंटम्स विल बी कंजर्व्ड। सिंपल सी बात है, ऑलवेज कंजर्व्ड, ये हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। कौन? लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलिजन का नेक्स्ट पार्ट। इलास्टिक कॉलिजन से स्टार्ट करेंगे और वन डायमेंशन में पहले पढ़ेंगे, फिर टू डायमेंशन में भी पढ़ेंगे, हम लोग सारी चीजें पढ़नी है। तो देखिए सारे स्टूडेंट्स, तो कॉलिजन है ना, जैसे कि आपका एनसीईआरटी बुक में हेडिंग दिया हो उसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि कॉलिजन हमको जो पढ़ना है इन 1D। ठीक है, और कौन सा? इलास्टिक, इलास्टिक कॉलिजन इन 1D। तो इलास्टिक कॉलिजन इन 1D पढ़ेंगे हम लोग आज के क्लास में। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। कॉलिजन इन 1D, इलास्टिक कॉलिजन, ये हेडिंग बना दिया है इस प्रकार से, आप लोग भी बना लीजिएगा, थोड़ा सा देखिए आप। तो इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और u स्पीड से चल रहा है, और दिस इज ग्रेटर देन एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, u2, इसके स्पीड से इसका स्पीड ग्रेटर है, ऐसा मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि इस जगह पर कॉलिजन हो गया, कॉलिजन के बाद दोनों वस्तुएं इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट v1 से चल रहा है और ये ऑब्जेक्ट आपका जो है कि v2 से चल रहा है। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर ऐसा है तो क्या होगा। पहला बात कि P हमारा कंजर्व्ड है, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो P कंजर्व्ड है मतलब कि P इनिशियल जो भी होगा P फाइनल वही होगा। तो P इनिशियल क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फाइनल का देख लीजिए बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक ना, क्या करेंगे, 1 1 को एक तरफ कर लेंगे, जैसे m1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर भी m1 यहाँ पर भी, तो u1 माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, उठ करके इधर आ जाएगा। थोड़ा जल्दी करें, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमारा m2 का मसला चल रहा है, तो यहाँ पर m2 है तो इसको यहाँ पर v2 लिख लेंगे, m2 को कॉमन कर लिए, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कीजिए। इसके बाद आपको बताया गया कि काइनेटिक एनर्जी भी इसमें क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तो ये जो बातें, दो बातें आपको जो बताई गई है ना, इसी बात से हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा फार्मूला निकालने का काम करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देखेंगे बच्चा पार्टी सब लोग, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी जो भी इनिशियल होता होगा, काइनेटिक एनर्जी वही हमारा क्या होगा, फाइनल होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस इसका 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू, फाइनल में चलिए, फाइनल में तो हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। क्लियर है? सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी यही खेला खेलेंगे, जैसे कि m1 को m2 को कॉमन किए थे, तो पहले तो इसको मारेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इसको मार देंगे ऐसे, ऐसे दोनों तरफ है तो दोनों तरफ कट कर देंगे। ओहो, यहाँ पे 1/2 दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वही खेला, जैसे कि m1 को कॉमन किए थे तो फिर से m1 को कॉमन कर लेते हैं, m1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा u1 स्क्वायर, इधर से उठा करके ले आइए माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर m2 को कॉमन कर दीजिए तो हो जाएगा v2 स्क्वायर, माइनस इधर से इसको ले जाइएगा तो हो जाएगा u2 स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि इक्वेशन को छोटा किया जा सके। ठीक है, अब छोटा करने के चक्कर में देखिए क्या होने वाला है। अब आपको क्या करना है कि डिवाइड, है ना, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर
बटा यहाँ पर U1 माइनस V1 इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बटा यहाँ से क्या हो जाएगा, V2 माइनस U2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो U माइनस भी माने ए प्लस बी होता है ना, ए स्क्वायर, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ऐसे पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको इधर लिख ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, इसको इधर लिख ले रहे हैं ताकि जल्दी हमारा सॉल्व हो सके। और इसको यहाँ पर U1 प्लस V1, क्लियर, नीचे U1 माइनस V1, देखिए कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि इक्वेशन हमारा जल्दी से सॉल्व हो सके। मतलब उधर हमको क्या बच जाएगा, जैसे ये कैंसिल हो गया उसी प्रकार से उधर भी हमारा क्या बच जाने वाला है, क्या V2 प्लस U2 बच जाने वाला है। इसको भी ऐसी ब्रेक करके काट लेंगे, हम जल्दी से स्टेप को कर रहे हैं ताकि हमारा समय बच सके और आपको भी समझ में आ सके। देखिए इसको काट दिए, चलिए तो बच क्या जाएगा, U1 प्लस V1 इक्वल टू V2 प्लस U2 बच जाएगा। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, तब देखिए पहले वाला को पहले तरफ, दूसरे वाला को दूसरे तरफ कीजिए, तो ये उठ करके इधर आ जाएगा U1 माइनस U2 और V2 माइनस V1, ये उठ करके उधर चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोला जाता है अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो हमारा यहाँ टर्म बन करके आ जाता है, इसको हम लोग एक साइड को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, मतलब जैसे कि देखिए वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस को रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाता है और अप्रोच मींस पहुंचने का स्पीड। जैसे ये वाला बड़ा है ये छोटा है, तो भाई पहुंचने का तो काम करेगा ना, इसका ज्यादा स्पीड है तो जाएगा, तो कितना की स्पीड से पहुंचेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू, और उधर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मींस देखिए आएगा सट जाएगा, टकराएगा, टकरने के बाद अलग हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो इधर जो होता है इसको हम लोग अप्रोच बोलते हैं, इधर जो होता है इसको हम लोग सेपरेशन बोलते हैं। इधर में सेपरेशन और इधर में अप्रोच, दिस इज अ सिंपल फार्मूला। तो इस प्रकार से एक हमारा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और आपको इसको जरूर से जरूर याद रखना है। अब इसी जगह से हम लोग एक और नया चीज निकालते हैं। पहले देखिए आपको एक इक्वेशन यहाँ पर इसको याद रखना है और एक इक्वेशन इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, हटाते हैं। क्लियर है, हो गया। चलिए देखिए अब बता रहे हैं आपको कि हम लोग को और क्या करना है इसी में। अभी बहुत सारा चीज है डेरिवेशन में, छोड़ो। देखिए आप लोग, आपको पता है कि M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। एक हमारे पास इक्वेशन है ये वाला, और एक इक्वेशन हमारा आ जाता है E1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1 आ जाता है, ठीक है। यहीं से एक और आपको बता रहे हैं, जैसे E, इसको बोला जाता है E को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टी, ठीक है, रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना। मान लीजिए एक तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संघट गुणांक इसको कहा जाता है सिंपल हिंदी में। और इसको कैसे लिखा जाता है, तो E इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा जाता है कि V2 माइनस V1 बटा E1 माइनस U2, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब आप लोग ध्यान से देखिए सारे बच्चे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि टक्कर के बाद, है ना, यहाँ पर जो कॉलिजन हो रहा है, टक्कर के बाद अगर दोनों वस्तु का स्पीड सेम हो जाएगा, लेट ऐसा मान लीजिए यहाँ पर लेट V1 इक्वल टू V2, तब क्या होगा बताइए। अगर V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड, है ना, तो इस तरह से जब टक्कर होगा तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड परफेक्टली, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन,
तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अगर ऐसा होता है तो आपको दिमाग में बैठा लेना है स्टूडेंट्स कि ई का वैल्यू अगर हमारा 0 आ गया है तो ये कौन है, इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन का ई का वैल्यू क्या होता है, तो ई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। एक और कंडीशन आपको मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपको बता रहा हूं, है ना। अब मान लीजिए ऐसा कंडीशन, देखिए आप लोग मान लीजिए यहाँ पर, है ना, देखिए जैसे इस तरह से, ऐसे मान लीजिए, देखिए टक्कर हुआ यहाँ पर, अगर ये वाली स्पीड इसकी हो जाए, लेट v2 इज इक्वल टू u1, मतलब इसका स्पीड इसके बराबर हो जाए, मतलब पहले इसका पीछे वाला ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा था, अब बाद में जो है कि आगे वाला का स्पीड हो गया, मतलब जस्ट स्पीड ट्रांसफर हो जाए इस प्रकार से। और यहां पर लिख लेंगे एंड इस प्रकार से, मान लीजिए कि u2 जो है या v1 जो है u2 के बराबर हो जाए इस प्रकार से। अगर ऐसा हो जाएगा तब देखिए यहाँ पर v2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u1, देखिए तो ई बराबर हो जाएगा v2 इज इक्वल टू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू u2, और नीचे जो है u1 माइनस u2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, मतलब e इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर कहीं ऐसा अगर हुआ, ठीक है, तो यहां पर देखिए आप लोग, सिंपल सी बात है, बढ़िया समझिएगा ना, कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल गई, तो एनर्जी लॉस तो नहीं हुआ, तो हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसी को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है स्टूडेंट्स, इसकी सहायता से हम लोग इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको, देखिए यहाँ पर आप नोट करिएगा बढ़िया से, इंपोर्टेंट पॉइंट अगर आप नोट कीजिएगा तो नोट में आप देखिएगा सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट कि जो ई का वैल्यू है, ई का वैल्यू एक बार 0 भी आ रहा है, एक बार 1 भी आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब एक बार क्या हो सकता है, ई का वैल्यू आप देखिए ई के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, समझ गए कि नहीं, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा, आप देखिए 0 है और 1 है, तो 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे भी तो आ सकता है, समझ गए कि नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और फिर देखिए 1 के बराबर हो सकता है या 1 से क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, है ना, देखिए 1 जो है इसको से बड़ा हो सकता है, तो इस प्रकार से आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो ये क्या होता है, तो ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना, इन इलास्टिक कोलिजन का एक कंडीशन है, और ये जो है इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन है, इलास्टिक का है, और ये जो है आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन है। तो हम शॉर्ट में लिख दिए, आप लोग देख लीजिए बच्चा पार्टी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन 0 और 0-1 के बीच में आएगा तो इलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मतलब कि 1 हो जाएगा। तो अभी यहां तक काम हुआ है हम लोग का, अभी और भी काम बाकी है इसमें। अब चलिए आगे आपको बताते हैं, देखिए यहां तक हो गया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये सब फॉर्मूला हमको काम आने वाला है यहाँ पे, तो हम यहां से मिटाते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है, हमको पता करना है यहाँ पर कि वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन के बाद वेलोसिटी का क्या हुआ, ठीक है ना, टक्कर के बाद v1 v2 क्या है, मतलब v1 बराबर पता करना है और v2 बराबर भी पता करना है, कितना वेलोसिटी होगा, ठीक है, टक्कर के बाद क्या होने वाला, तो उसका एक्सप्रेशन बना लेते फटाफट। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको v1 चाहिए, अगर मुझे v1 चाहिए तो यहाँ पर v1 रहेगा और v2 को रिप्लेस कर देंगे, तो v2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं स्टूडेंट, v2 का, तो हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1, देखिए ये किसका वैल्यू आ गया, v2 का, इस तरह से देखिए, और इसको उठा के इसमें रख दीजिए। चलिए तो m1 u1 m2 u2 m1 v1,
प्लस m2 और v2 का वैल्यू इसमें से निकालिए। v2 का वैल्यू कितना आ रहा है, u1 माइनस u2 प्लस v1। अब कुछ मत कीजिए आप लोग, देखिए सब लोग ध्यान से कि यहाँ पर m1 v1 मल्टीप्लाई कीजिए प्लस m2 u1 इसको इसमें कीजिए माइनस m2 u2 इसको इसमें कीजिए प्लस m2 v1। ठीक है, अब बढ़िया से देखिए सब लोग कि कौन किसके किसके साथ जाने लायक है, उसको उसके साथ भेज दीजिए। जैसे m2 है यहाँ पर देखिए, तो ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, मुझे v1 निकालना है तो v1 को एक जगह कर लेते हैं हम लोग, m1 v1 प्लस इसको m2 v1 इसको भी यहाँ पे रख ली। अब इस सब को उठा करके इधर ले आइए इस तरफ, है ना, इसको इस तरफ लेकर के आ जाइए। तो देखिए क्या लिखेंगे, m1 u1 और ये जब उठ करके इधर आ जाएगा ये वाला तो हो जाएगा माइनस m2 u1 और ये m2 u2 है और ये उठ करके आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2m2 u2 हो जाएगा। और आपको यहाँ से क्या चाहिए, v1 चाहिए। तो v1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, v1 के लिए कॉमन करेंगे तो ये दोनों नीचे बटा में चला जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर u1 को कॉमन कर सकते हैं और ये बटा में आ जाएगा। तो मतलब हो जाएगा m1 माइनस m2। ठीक है, m1 माइनस m2 और ये जब उसके बटा में चला जाएगा तो क्या लिखा जाएगा इसको, m1 प्लस m2 और सजा करके ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर कॉमन किए थे u1, देखिए u1 ऐसे, थोड़ा सा आपको अच्छा से मेहनत से पढ़ना होगा। प्लस में यहाँ पर कितना है, तो प्लस में हमारा है 2m2 और यहाँ जब ये बटा में इसका आएगा तो इसका भी बटा में आएगा, मतलब रहेगा m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन, ठीक है, ये हो जाएगा u2। तो ये फॉर्मूला बन करके आ जाता है v1 का, देख लीजिए सारे स्टूडेंट्स, है ना, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला बन करके आ जाता है और इसको याद करने का ट्रिक आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए याद करने का ट्रिक कैसे है कि देखिए अगर हम 1 निकाल रहे हैं तो 1 1 2 1 1 2, ध्यान से समझ लीजिए, और 2 निकालेंगे तो 2 2 1, समझ गए, ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे अगर हमको v2 लिखना है तो क्या है 1 1 1, ध्यान से देखो, इसी तरह से 2 निकालना है तो m2 माइनस तो m1 हो जाएगा, पलट देंगे और नीचे तो यही रहेगा छोटू, m1 प्लस m2 ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और 2 तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 मीन्स u2 प्लस, अब यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर 2 है। अब देखिए क्या बोले थे कि 1 1 2, तो 2 2 1 1 मतलब m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, बंद करिए और यहाँ पर क्या लिखाएगा u1। तो इस तरीका से आप पढ़िएगा तो आसानी से आपको याद हो सकता है। एक फार्मूला आपको यहाँ पर है इंपोर्टेंट टाइप का, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी फार्मूला आपको रख लेना है बढ़िया से। ई बराबर कितना हो जाता है, ई बराबर v2 माइनस v1 बटा u1 माइनस u2। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इस सब फार्मूला में यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको हम समझाएंगे इसके बारे में, इस फार्मूला के बारे में और आपको बता रहे हैं बढ़िया से। चलिए देखिए, अब देखिए आपको बता रहे हैं, मिटा देते हैं इसको यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आप लोग ऐसा, केस नंबर 1 है ना, केस नंबर 1 मान लीजिए आप लोग लेट m1 बराबर m2 है। एक ऐसा कंडीशन सोचते हैं कि दोनों का मास आपस में बराबर है। जब बराबर है तो v1 कितना आएगा, v1 बराबर है तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, बराबर है तो, और बराबर है तो ये m हो जाएगा, नीचे m प्लस m हो जाएगा, तो नीचे 2m हो जाएगा, ऊपर भी 2m जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा, u2 बच जाएगा। मतलब आप देखिए कि इसका स्पीड जस्ट इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, इसका स्पीड इसमें, जैसे ये स्लो था और ये देखिए, ध्यान से समझिए आप लोग, है ना। हाँ देखिए v1 इज इक्वल टू u2। अब देखिए ये फास्ट है, ऐसे हम समझा रहे हैं आपको, फास्ट स्लो। अब देखिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा स्लो और ई हो जाएगा फास्ट, तो आपको क्या एक्सप्रेशन कर रहा है, v1 इसके बराबर आ जाएगा, मैंने स्लो स्लो मैच हो जाएगा। अब पहले से क्या था यहाँ पर, ध्यान से देखिए, पहले से पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, पीछे वाला है, ऐसे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पीछे वाला है, और यहाँ पर देखिए कौन है, ये भी तो आपका पीछे वाला है, पीछे वाला है, बताइए पीछे वाला है और ये भी पीछे वाला है। तो पीछे वाला पहले फास्ट था लेकिन अब स्लो हो गया, मतलब डायरेक्टली स्पीड ट्रांसफर हो गया।
समझ रहे कि नहीं। और यहाँ पर या फिर एंड करके लिख सकते हैं आप लोग एंड। अब V2 निकालिएगा, V2 तो आप देखिए V2 निकाल रहे हैं तो V2 के लिए जब मास बराबर हो जाए तो पूरा पूरा गायब हो जाएगा, और ये मास बराबर है तो ये 2m हो जाएगा, नीचे भी 2m तो कैंसिल हो जाएगा तो E1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E1। इस प्रकार से समझ गए। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द बॉडीज, इनका स्पीड जो है, स्पीड ऑफ द बॉडीज विल एक्सचेंज हो जा रहा है, यहाँ पर स्पीड जो है एक्सचेंज हो जा रहा है पूरी तरह से। दैट इज मोमेंटम जो होता है P जो होता है, मोमेंटम विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज मोमेंटम इज कंजर्व। तो इसका मोमेंटम जो है, इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो गया, इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो गया, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आप लोग को, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो ये एक केस है। केस नंबर 2 भी आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। केस नंबर 2 भी हम लोग कर सकते हैं। केस नंबर 2 जो है हमारा, लिख सकते हैं कि M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, ऐसा भी लिख सकते हैं। M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा है तो हम लोग M2 को यहाँ पर 0 रख लेंगे। 0 मीन्स नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे, नेग्लेक्टेड। तो M2 को नेग्लेक्ट कर दीजिए, हर फार्मूला से M2 को गायब कर दीजिए, यहाँ से फार्मूला को M2 को गायब कर दीजिए, यहाँ से गायब कर दीजिए। तो जब ये पूरा कट जाएगा तो ये हो जाएगा U1। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए सब लोग, तब V1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा U1, और यहाँ से M2 को गायब कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब पीछे वाला का स्पीड, समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। पीछे वाला का स्पीड भी तो पीछे वाला है, दोनों सेम हो गया। सेम हो गया मतलब ये, अगर ये मतलब कहने का मतलब हो गया वेरी लाइट ऑब्जेक्ट, वेरी लाइट ऑब्जेक्ट हो गया, ये वेरी लाइट ऑब्जेक्ट है। मतलब इसका जो स्पीड है, जैसे आप ऐसे समझिए कि ट्रक चल रहा है और सामने से एक स्कूटी वाली जा रही है, तो बताइए उसका क्या होगा। जब गाड़ी मारेगा तो पूरा उड़ जाएगा हवा में, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और उड़ जाएगा तो क्या होगा, इसका स्पीड जो होना है सो होगा, देख लेते हैं आगे। लेकिन इसका स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आता है। मतलब ट्रक और बस के सामने, ट्रक और बस क्या हो गया, हेवी ऑब्जेक्ट हो गया, और M2 क्या हो गया, लाइट ऑब्जेक्ट। मतलब सामने अगर कोई छोटी वस्तु है तो उसको उड़ा देगा और उसका स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर अगर इसको देख लेते हैं, V2 को देख लेते हैं, M2 को उड़ा देना है, यहाँ से M2 उड़ जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस M2 गायब हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा U2, माइनस U2 हो जाएगा, माइनस U2। और M2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 कर दिए हैं तो प्लस हो जाएगा 2U1। तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं, इस तरह से उसके स्पीड को हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब इसका स्पीड जो है, जो भी स्पीड होगा उसमें 2U हो जाएगा और माइनस U2, इतना उसमें से स्पीड घट जाएगा, उसका जो भी स्पीड होगा यहाँ पे वो घट जाएगा। इस तरह से अगर मान लीजिए कि रेस्ट में है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो दुगना स्पीड से चलने लगेगा, दुगना स्पीड से उड़ा देगा उसको। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए रेस्ट में है तो 2U1, मतलब इसकी जो स्पीड है वो स्पीड दूसरे वस्तु को मिलेगी, लेकिन दुगना से मिलेगी। मतलब जब गाड़ी उसको धक्का मारेगा तो उसका जस्ट दुगना स्पीड से आप देखिएगा कि ऐसे हवा में उड़ जाएगा पूरी तरह से। तो इस प्रकार से बनता है। केस नंबर 3 भी आप बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, मान लीजिए कि इसका बहुत ज्यादा मास है। इस प्रकार से यहाँ पर केस नंबर 3 भी हम लिख ही दे रहे हैं आप लोग के लिए। केस नंबर मान लीजिए कि 3 आप लोग सोच लीजिए, ये M1 से बहुत ज्यादा भारी कौन है, M2 है। तो आप इस कंडीशन में M1 को 0 मान लीजिएगा, M1 की कहानी 0 हो जाएगी, ठीक है। M1 0 हो जाएगा। जब M1 0 हो जाएगा तब देखिए क्या होगा, 0 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस E1, ठीक है। मतलब V1 बराबर माइनस E1। इसका क्या मतलब है, समझ में आ रहा आप लोग के, कि जो ये टकराया इससे जाकर के तो वापस स्पीड में ऐसे आ जाएगा V1। देखिए दोनों एक ही वस्तु है, वापस आ जाएगा। मतलब अगर जैसे आप बड़े से दीवार से, बड़े से पेड़ से आप टकराते हैं तो आप टकराइएगा, बहुत हल्का वस्तु है, जब टकराइएगा तो क्या होगा, वापस आप उसी स्पीड से रिटर्न्स हो जाएगा ना। तो अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट विल रिटर्न्स विद द सेम स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द कोलिजन, ठीक है। इस तरह से वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और V2 निकालिएगा आप लोग तो इसको खत्म कर दीजिए, तो यहाँ पर U2 बच जाएगा और M1 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा,
इसका क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा यहाँ से, यानी M1 खत्म हो जाएगा तो प्लस में रहेगा ये आंसर, ठीक है, प्लस में रहेगा और ये जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म ये जीरो हो जाएगा। तो ये कॉलिजन को अच्छी तरह से इंटरप्रेट करने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए ये सारा फॉर्मूला बना होता है, देख करके हम लोग समझ सकते हैं। तो हल्की वस्तु भारी वस्तु से टकराएगी तो उसका कुछ नहीं होगा, उसका जो स्पीड है वही रहेगा। अगर वो रेस्ट में है, U2 अगर मान लीजिए रेस्ट में है तो चुपचाप रेस्ट में ही रहेगा, उसको कुछ होने जाने वाला नहीं है। बाकी जो आदमी गया है टकराएगा और वापस उसी स्पीड से आ जाएगा। कॉलिजन का एक पार्ट हो चुका है हम लोग का, कॉलिजन का दूसरा पार्ट आपको करा रहे हैं जिसमें इन इलास्टिक कॉलिजन लॉस होता है, जो आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही बताएंगे हम, ठीक है। तो कॉलिजन इन 1 डायमेंशन, कॉलिजन इन 2 डायमेंशन भी आपको समझा रहे हैं। उससे पहले जो है कि आपको जो बुक में लिखा हुआ है उस पर बात करते हैं कि इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है बट आप अच्छा से देखिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। रट करके फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते हैं, और पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पता चलने वाला है। ये सब जो बच्चे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है, समझ गए। जो बच्चे ऐसे स्वाइप कर जा रहे हैं तो उनके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन इलास्टिक, है ना, इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं। हाँ, इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन की कहानी यहाँ पर है। इन इलास्टिक कॉलिजन आपको याद रखना है कि हम लोग परफेक्टली वाला ही स्टडी कर रहे हैं इस प्रकार से, और इसमें एक छोटी सी और आपको ट्विस्ट बता रहे हैं। जैसे इस प्रकार से देखिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है u1 स्पीड से, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस ऑब्जेक्ट इज m2 और इट्स इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 0। ऐसे मतलब दैट इज दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, आफ्टर कॉलिजन बोथ द बॉडीज विल मूव टुगेदर। मान लीजिए कि दोनों बॉडी जो है इस प्रकार से एक साथ में मूव कर रहे हैं, तो एक साथ का स्पीड क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लेकिन दोनों का तो मास अलग अलग है, m1 और m2 है, एक साथ में चले जाएंगे तो हमको तो पता है कि भाई p कंजर्व होता है, ये कहानी हम लोग पहले से जानते हैं। अब देखिए आपको बता रहे हैं एक और कंडीशन भी आपको बताई गई है इसमें कि मान लीजिए कि मास दोनों का बराबर होगा, तो भी करके देख लेंगे, पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। कंजर्व्ड है तो इसका मोमेंटम m1 u1 प्लस इसका 0 हो जाएगा, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि दोनों का तो स्पीड सेम है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v को कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करेंगे तो v बराबर निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा, तो v बराबर निकालेंगे तो u1 m1 और E1 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग का निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स इनिशियल निकालना होगा, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालेंगे तो 1/2 m1 E1 स्क्वायर प्लस इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड ही 0 है, ये तो रेस्ट में है तो इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, दैट इज 1/2 m1 E1 स्क्वायर हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे फाइनल, तो फाइनल 1/2 m1 v1 स्क्वायर, v1 तो v हो जाएगा, दोनों का स्पीड सेम है, m2 और क्या हो जाएगा m2 और v स्क्वायर, यहाँ से इसको कॉमन कर सकते हैं और कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू 1/2 कॉमन होगा, अंदर में क्या बचेगा m1 प्लस m2 बचेगा और क्या बचेगा v स्क्वायर। बस सिंपल सी बात है, v स्क्वायर है तो v का वैल्यू आप वहां पे रख दीजिए ऐसे 1/2 और m1 प्लस m2 बंद कर दीजिए। अब v का स्क्वायर मतलब स्क्वायर 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 सब स्क्वायर, चलिए m1 स्क्वायर E1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ऐसे। अब बताइए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है तो इसको ऐसे मार देंगे पत्नी महोदय आ गए हैं, समझ गए आप लोग। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर E1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे पास इनिशियल भी है और फाइनल भी है, तो हम लोग निकालेंगे लॉस। तो लॉस क्या होगा, तो के इनिशियल माइनस के फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसी से हम लोग का लॉस निकलता है, ठीक है। तो इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि पहले एनर्जी कुछ होती है बाद में लॉस हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला को रखेंगे, इस फॉर्मूला को इनिशियल का फॉर्मूला को रखेंगे यहाँ पे और फिर फाइनल के फॉर्मूला को रखेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे।
तो आप लोग देखिए जल्दी से कर ही देते हैं। तो हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस ये वाला दूसरा वाला हो जाएगा 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2। तो सारे स्टूडेंट्स देखिए इसको हम लोग डेल्टा के से लिख देते हैं, है ना। डेल्टा के से इसको लिखेंगे हम लोग। अब डेल्टा के से लिखेंगे सब लोग देखो यहाँ से 1/2 m1 और u1 आराम से निकाल सकते हैं। 1/2 m1 u1 निकाल सकते हैं। अंदर में क्या बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा m1 बाई नीचे m1 प्लस m2 ऐसे बच जाएगा। इसको यहाँ पर भेज दोगे तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा m2। दिस इज इक्वल टू 1/2 m1 m2 u1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2। यही आपका बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। एक ऑब्लिक कॉलिजन का भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, जो कि है थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं आप लोग के लिए, ज्यादा लॉन्ग वीडियो तो नहीं हो रहा है। चलिए ये भी आपका 35 मिनट का आ जा रहा है, फिर भी 5 मिनट थोड़ा सा और आप लोग बर्दाश्त कीजिए, हल्का सा पढ़ लीजिए तो भी काम आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यही है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर परसेंटेज लॉस निकालिएगा, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा के बटा के गुना 100% ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, डेल्टा के का वैल्यू 1/2 है, m1 है, m2 है, u1 स्क्वायर है बाई m1 प्लस m2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे किससे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो m1 u1 स्क्वायर, तो इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा, तो बचेगा क्या m2 बाई m1 प्लस m2। तो इस तरीका से आप परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसमें 100 से गुना कर देना है, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला, आप लोग देख लीजिए इसको। अब यहाँ पर हम लोग का ये काम हो चुका है, क्लियर है। चलिए ये हो गया आप लोग का मास को बराबर मान लीजिएगा तो 2m और यहाँ पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। मतलब परसेंटेज लॉस आधा हो जाएगा। अगर सेम मास होगा दोनों का तो 50% डायरेक्ट लॉस हो जाएगा। समझ गए आप लोग, नहीं समझे फिर से सुन लीजिए। अगर मासेस बराबर कर देंगे तो m हो जाएगा m प्लस m 2m और m/2m मतलब हाफ 1/2 50% का डायरेक्ट। अगर मान लीजिए दोनों बॉडीज का मास क्या है सेम है तो 50% का लॉस आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, 50% का लॉस आ जाएगा इस प्रकार से। चलिए मास का कंडीशन पर भी आप इसको देख सकते हैं, अलग अलग कंडीशन, मास हेवी होगा कम होगा। आप देखिए क्या है, अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहे हैं, एक आगे है एक पीछे और टकराएगा, दोनों ऐसे दो डायरेक्शन को फॉलो कर लेगा। मान लीजिए इस प्रकार से अगर दो डायरेक्शन को फॉलो करता है तब क्या होगा, ऐसे आपको बुक में लिखा हुआ है। देखिए इस तरह से एक मास m1 मास का ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे चल रहा है, इसका स्पीड u1 हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट m2 है ना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट m2 है जो कि हमारा रेस्ट में है और इनके बीच में कॉलिजन होता है मतलब u2 बराबर 0 है। और कॉलिजन हुआ तो क्या हुआ, ये तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन था इस प्रकार से। थोड़ा और अच्छा से थोड़ा बड़ा फिगर देखिए, m1 और ये ऐसे चल रहा था और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है m2 जो कि हमारा रेस्ट में है, इसका स्पीड u1 है और इसका स्पीड u2 बराबर 0 है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपको इस तरह से फिगर बनाना है। ये तो हमारा एक्स एक्सिस बन जाएगा, ऐसे एक्स एक्सिस, और ये बन जाएगा हमारा इस तरह से वाई एक्सिस। वाई डैश क्या चाहिए, पेन चाहिए, पेन, ठीक है लीजिए अब जाइए, ठीक है। चलिए देखिए सभी स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि जब ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसा बनता है कि एक ऑब्जेक्ट इधर चला गया इस प्रकार से, मान लीजिए ऐसे इस तरफ मोशन कर गया, ऐसे ये वाला मान लीजिए कि इधर चला गया m1, ठीक है ना, इस तरह से बना देते हैं। मान लीजिए कि ये m1 चला गया और इस तरफ ये कुछ एंगल बनाया, ठीक है, इस एंगल को हम लोग लिख लेते हैं θ1 मान लीजिए। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट इधर चला गया इस तरह से ऐसे, और इसको हम लोग रख लेंगे m2, इस तरह से ये चला गया।
तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2। इस प्रकार से ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मूव कर गया और इसका एंगल हो गया θ2। तो आप लोग को पता है यहाँ पर इसको हम लोग ऑब्लिक कॉलिजन बोलेंगे या टू डायमेंशनल हो जाएगा। यहाँ पर टू डायमेंशनल कॉलिजन इस प्रकार से। इस कॉलिजन के बारे में आप लोग देखिए क्या है कि इसका डबल कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा जिसको हम लोग लिखेंगे v1 और cos θ1, ठीक है, और एक इधर हो जाएगा जिसको लिखेंगे v1 और sin θ1, है ना। इस तरह से बनेगा ना, एक पार्ट इधर बनेगा और एक पार्ट इधर बन जाएगा, बनेगा ना ऐसे, ठीक है। इसका भी इसी तरह से बनेगा, एक पार्ट इधर हो जाएगा जो हो जाएगा v2 cos θ2 और एक पार्ट इसका इधर बन जाएगा जो हो जाएगा v2 sin θ2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो मोमेंटम के लिए अगर हम लोग लिखते हैं, है ना, मोमेंटम के लिए अगर लिखेंगे मोमेंटम कंजर्व्ड के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड, तो हो जाएगा m1e1 और प्लस 0 इक्वल टू, है ना, इस डायरेक्शन का देख लो आप, इस डायरेक्शन का तो क्या हो जाएगा m1 और इस डायरेक्शन का v1 cos θ1 हो जाएगा, समझ गए। अब मास मान लीजिए कि सबका बराबर है, लेट यहाँ पर आपको मान लीजिए लेट m1 इज इक्वल टू m2 दे रखा है, ऐसे बुक में आपको इस तरह का कंडीशन बता रखा है। तो ये क्या हो जाएगा e1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस कर देते हैं हम लोग। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा m2 v2 और cos θ2 हो जाएगा। तो मास कैंसिल हो जाएंगे, मास बराबर है तो सारे मास कैंसिल हो जाएंगे। तो v1 cos θ1 हो जाएगा प्लस v2 cos θ2 हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको बन करके आ जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं छोटू, तो काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसका लिखा जाएगा 1/2 m1 स्क्वायर इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा, उधर का क्या हो जाएगा 1/2, है ना, m1 v1 स्क्वायर प्लस इस प्रकार से 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। यहाँ से ये भी कैंसिल, 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 तो हो जाएगा e1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये सभी पैरामीटर्स में से हमको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। एक और इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से वर्टिकल के लिए। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे कि क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v1 sin θ1 इक्वल टू, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम लोग लिखते हैं मोमेंटम, ये कौन सा डायरेक्शन का हो गया, मान लीजिए कि ये जो मोमेंटम हम लोग लिखे हैं ये px लिखे हैं, px x डायरेक्शन का। अगर हम लोग py डायरेक्शन का अगर हम लोग मोमेंटम का बात कर लेते हैं py डायरेक्शन का, तो क्या हो जाएगा y डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मतलब p इनिशियल 0 प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ इसका 0 यहाँ इसका भी 0। लेकिन जब कॉलिजन हुआ तब फिर दो कंपोनेंट ऐसे बन गया, मतलब m1 v1, है ना, और sin θ1, और माइनस क्यों लगा रहे हैं, समझिए, प्लस नहीं लगाना लेकिन माइनस क्यों, नीचे के डायरेक्शन में चला गया है। तो m2 v2 sin θ2, तो यहाँ से देखिए इसको उठा करके इधर ले आइए, उठा करके इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं m1 v1 sin θ1 और m2 v2 sin θ2। तो यहाँ से m1 को काट सकते हैं m2 को, क्योंकि मास हमने पहले ही बराबर रख रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन करके आ जाएगा, v1 sin θ1 इक्वल टू v2 sin θ2, इस प्रकार से। तो हमारे पास ये इस तरह के इंपोर्टेंट इक्वेशंस बन करके आ जाते हैं, इक्वेशंस नंबर फर्स्ट, इक्वेशंस नंबर सेकेंड, और दिस इज आवर इक्वेशंस नंबर 3। तो इस प्रकार से θ1 θ2, अगर हर चीज के बारे में हमको जानकारी निकालना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसको निकालना तो v1 v2 चाहिए, θ1 θ2 चाहिए, ऐसे ये 4 पैरामीटर इसमें रखेंगे तभी इसको निकाला जा सकता है, समझ गए। तो इस तरह से ये कॉलिजन होता है जो आपको एनसीईआरटी बुक में बताई गई है। लेकिन जब m1 और m2 बराबर होता है तो आपको याद रखना है, यहाँ पर इसका एक प्रूफ भी आता है, जैसे कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मतलब आपको याद रखना है कि अगर ये θ1 53 डिग्री है तो θ2 37 डिग्री होगा। अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला 60 डिग्री होगा। अगर ये वाला 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा। अगर ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री होगा। इस प्रकार से अगर ये वाला 37 डिग्री है तो ये वाला आपका 53 डिग्री हो जाएगा।
ऐसे मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन 90 डिग्री होता है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसका प्रूफ बताएंगे। एक्चुअली में एनसीईआरटी का वो एक क्वेश्चन है जो आप उसको बना सकते हैं, देख भी सकते हैं। समझ गए? तो थीटा वन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। थीटा वन और थीटा टू जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो काफी लंबा वीडियो हो चुका है और आप लोग को इतना समय तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्क एनर्जी एंड पावर का कॉलिजन जो है आपको एनसीईआरटी बुक में लास्ट पार्ट है, तो हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए सारे स्टूडेंट्स। एक्चुअली में लास्ट पार्ट ही है, यहीं पे खत्म कर देते हैं क्लास को, अभी बुक नहीं है तो कॉलिजन पर ही लास्ट हुआ है। तो चलिए, और नेक्स्ट पार्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन में मिलते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत ढंग के पढ़ाया जाएगा, आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं सारे स्टूडेंट्स, बाय।